Everyone, welcome to Social Fields. So today we are going to do chapter number 1 of class 9, that is democracy in the contemporary world. But before watching this, you must have to watch the previous video so that you can be able to understand it. So let's get started. The changing map of democracy. अब हम देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी को एक्सपेंड किया गया है और कैसे मैप में चेंज किया गया है. अब हम 3 मैप देखेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा. 20th सेंचुरी. बेटा आपको पता है 20th सेंचुरी का क्या मतलब है? 20th सेंचुरी का मतलब है 1900 टू 2000. 20th सेंचुरी ये वाले होते हैं. अब हम बोलते हैं जैसे कि अभी चल रहा है 21st सेंचुरी. सो 21st सेंचुरी का मतलब है 2000 टू 2100. I hope you understand the 20th century. So 20th century was full of the kind of story we have read above. Stories of transition to democracy, of challenge to democracy, of military coup, of struggle of the people to bring back democracy. कैसे लोगों ने struggle करा था, कैसे लोगों ने democracy को वापस लेके आए थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. और ये हमने कौन से stories में पढ़ा है? चिले एंड पोलैंड में. सो नाउ अब हम कुछ मैप्स देखेंगे, 3 मैप्स देखेंगे जो दिखा रहे हैं कि कैसे डेमोक्रेसी एक्सपेंड हुई है. टेक अ लुक एट दीज 3 मैप्स बिलो एंड फाइंड आउट इफ देयर वाज अ पैटर्न इन अ वे डेमोक्रेसी हैव इवॉल्व इन द 20th सेंचुरी. कैसे 20th सेंचुरी में क्या पैटर्न चेंज हुआ है डेमोक्रेसी का, वो हम देखेंगे. और वेरी फर्स्ट मैप में आपको बता रहे हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इन 1900 एंड 1950, वो सारा रेड पोर्शन में है. देखो ये सारा जो रेड पोर्शन है, ठीक है, ये वाला रेड पोर्शन वो 1900 तक जो था, ये वाला पोर्शन डेमोक्रेटिक था. अब ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है वो आपको दिखा रहा है कि अब यहाँ पे 1950s में यहाँ पे भी डेमोक्रेसी आ गई है जो 1900 में नहीं थी. 1950 में यहाँ पे भी डेमोक्रेसी आ गई है जो 1900 में नहीं थी. तो एक्सपेंड हुआ है डेमोक्रेसी. अब देखो 1975 में एक्सपेंड कहाँ हुआ है. देखो यहाँ पे एक्सपेंड हो गया 1975 में, यहाँ पे भी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे सब जगह डेमोक्रेसी आ गई है. सॉरी, यहाँ पे तो पहले ही आ गई थी, यहाँ पे भी आ गई है. तो इन सारी जगहों पे भी डेमोक्रेसी एक्सपेंड हो गई है 1975 तक. नाउ 2000 तक देखो जितना भी येलो पोर्शन है सब जगह आपकी डेमोक्रेसी आ चुकी है. पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सब कुछ फिल हो चुका है डेमोक्रेसी का. एवरीथिंग इज़ फिल्ड. और जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ नॉन डेमोक्रेटिक है. Now, let us summarize the main point that emerge from a reading of these map. You need to go back to the map to answer the questions that come to after each point. देखो अब डेमोक्रेसी जो है एक्सपेंड हुई है थ्रू आउट 20th सेंचुरी में. कितनी जगह एक्सपेंड हुई है 1900 से 1950 में, कितनी जगह एक्सपेंड हुई है. जो हमने रेड और ऑरेंज वाला पोर्शन देखा था, उसके बाद में हमने 1975 में देखा कि वो भी एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है. देन 2000 में देखा, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट सब जगह डेमोक्रेसी आ चुकी है, बट कहीं कहीं जगह नहीं आई है. तो जो डेमोक्रेसी इज एक्सपेंडेड थ्रू आउट द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी को एक्सपेंड किया गया है. डेमोक्रेसी डिड नॉट स्प्रेड इवनली इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. देखो सब जगह इवनली डेमोक्रेसी एक्सपेंड नहीं हुई है. थोड़ा बहुत पार्ट आपका 1900 में एक्सपेंड हुआ है, थोड़ा बहुत पार्ट आपका 1950s में हुआ है, थोड़ा बहुत 1975 में हुआ है और थोड़ा बहुत 2000 में हुआ है. इवनली सब जगह नहीं हुई. सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन सम रीजन एंड देन स्प्रेड टू अनदर रीजन. सब जगह एक साथ नहीं हुई है, कहीं पे कभी हुई है, कहीं पे कभी हुई है, ठीक है. Now the third point here is while a majority of country are democratic today, आज की डेट में काफ़ी सारी countries आपकी democratic है, but there are still large part of the world that are non-democratic. but still बहुत सारा part अभी भी ऐसा है जो democratic नहीं है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द मैप अगेन. आप देख रहे हो कि कितना एक्सपेंशन हुआ है 1900 से 1950s में, एंड देन 1975 में, एंड देन 2000 में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया. बट अभी भी काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे डेमोक्रेटिक नहीं है. ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे फेजेस इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी की कैसे डेमोक्रेसी को इंक्रीज़ किया गया है, कैसे डेमोक्रेसी को एक्सपेंड किया गया है, एक्सपेंशन किया गया है.
So, the story of modern democracy began at least 2 centuries ago. 200 साल से डेमोक्रेसी जो है एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई थी. यू मे हैव रेड द चैप्टर ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 इन द हिस्ट्री बुक ऑफ दिस कोर्स. आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा ये, और आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीडियोस मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड करी है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से समझाया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, वो आप ज़रूर देखना. सो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी बहुत बारी रीस्टोर करी गई है और ओवरथ्रू भी करी गई है. द पॉपुलर अपराइजिंग डिड नॉट स्टैब्लिश एंड सिक्योर स्टेबल डेमोक्रेसी इन द फ्रेंच. फिर भी फ्रेंच में जो है ये जल्दी से इस्टेब्लिश नहीं हुई थी डेमोक्रेसी, उसको बहुत बारी जो है ओवरथ्रू करा गया है और बहुत बारी उसको रीस्टोर करा गया है फ्रेंच में. येट द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप. फिर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर किया है. फॉर एग्जांपल नेहरू को बहुत उन्होंने इंस्पायर किया है. एंड उन्होंने टीपू सुल्तान को भी बहुत इंस्पायर किया है. ब्रिटेन में जो प्रोग्रेस थी डेमोक्रेसी की वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही स्टार्ट हो गई थी. दैट इज़ 1789 से पहले ही स्टार्ट हो गई थी ब्रिटेन में. बट जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी. थ्रू द 18th century एंड द 19th century सीरीज ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स इंट्रोड्यूस रिड्यूस द पावर ऑफ मोनार्की एंड फ्यूडल लॉर्ड्स. ठीक है, इस टाइम पे जो है जो पावर थी फ्यूडल लॉर्ड्स की, मोनार्की की, वो रिड्यूस हो रही थी बेसिकली. द राइट टू वोट वॉज ग्रांटेड टू मोर एंड मोर पीपल. अब लोगों को बोला गया था कि आप भी वोट दे सकते हो. अराउंड द सेम टाइम एज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन द ब्रिटिश कॉलोनीज, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, डिक्लेयर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट इन 1776 में ही नॉर्थ अमेरिका ने अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था. एंड द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दीज कॉलोनीज केम टुगेदर टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ठीक है, अब वो धीरे धीरे करके एक कॉलोनी बनती है और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बन जाती है. And they adopted the democratic constitution in 1787. So 1776 में, बेसिकली 1776 में वो जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. एंड 1787 तक वो अपने आप को बेसिकली वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं और डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. बट द थिंग इज़ कि जो राइट टू वोट है वो सिर्फ और सिर्फ मेन के पास ही था अभी भी अमेरिका में. बट 19th century में भी जो स्ट्रगल था डेमोक्रेसी का वो इर्द गिर्द घूम रहा था पॉलिटिकल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस के बेसिकली. और एक वन मेजर डिमांड थी दैट द राइट फॉर एवरी एडल्ट सिटीजन्स. हर एक एडल्ट सिटीज़न, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, कोई भी हो, उसके लिए राइट टू वोट होना ही चाहिए. एंड मैनी यूरोपियन कंट्रीज दैट वर बिकमिंग मोर डेमोक्रेटिक डिड नॉट इनिशियली अलाउ ऑल द पीपल टू वोट. जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी वो पहले डेमोक्रेटिक हो रही थी, बट वो हर एक को बेसिकली वोट तो देने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी. इन सम कंट्रीज ओनली पीपल ओनिंग प्रॉपर्टीज हैड द राइट टू वोट. देखो, कई कंट्रियाँ तो ऐसी भी थी जहाँ पे सिर्फ जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट दे सकते हैं. जो पुअर मैन है वो वोट भी नहीं दे सकता. सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं जो रिच है बेसिकली और जिनके पास प्रॉपर्टीज़ है. ऑफ्टन विमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट. और उसमें भी जो रिच विमेन है वो तो वोट दे ही नहीं सकती, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो. और मैन भी सिर्फ रिच प्रॉपर्टीड मैन ही वोट दे सकते हैं, पुअर तो वोट दे ही नहीं सकते इन सम यूरोपियन कंट्रीज. एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो भी ब्लैक लोग थे, जो भी काले लोग थे ऑल ओवर द कंट्री, उनके पास भी ये राइट नहीं था कि वो राइट टू वोट कर पाए अंटिल 1965 में जाके उनको बेसिकली ये राइट मिला है कि जो ब्लैक लोग हैं वो भी वोट दे सकते हैं. और वैसे तो इनको 1787 में मतलब वहाँ पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, बट स्टिल जो राइट था वो 1965 के पास आया जहाँ पे ब्लैक मैन भी वोट दे सकते हैं और ब्लैक पीपल भी वोट दे सकते हैं. दो स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड दिस राइट्स ग्रांटेड यूनिवर्सली फॉर ऑल एडल्ट्स.
चाहे वो मेन हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे वाइट हो, जो भी हो, सबके पास जो एडल्ट है बेसिकली उनके पास ये राइट होना ही चाहिए कि वो वोट दे सके। एंड इस चीज़ को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं और यूनिवर्सल सफरेज बोलते हैं बेसिकली इसको, जहाँ पे जितने भी मेन हैं, विमेन हैं, एडल्ट है बेसिकली, और चाहे वो रिच है, वेदर दे आर रिच और वेदर दे आर पुअर, वेदर दे हैव द प्रॉपर्टी और नॉट, वेदर दे हैव द लैंड और नॉट, वेदर दे आर वाइट और ब्लैक, जो भी है वो वोट दे सकते हैं, बट द कंडीशन हियर इज कि बस वो एडल्ट होने चाहिए। नाउ व्हेन वाज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटेड, अब यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज़ दे रखी है और वहाँ पे कब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया, जहाँ पे उन कंट्रीज़ में सारे एडल्ट लोगों को राइट था वोट देने का। तो सबसे पहले आपका आया न्यूजीलैंड में, कब आया, 1893 में। 1893 में तो आपको फर्स्ट सेकंड याद करना है और लास्ट वाला याद कर लेना, इंडिया का याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड याद, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड देन द फ्रांस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया हो गया, यूएस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका 1994 में आया था। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और ये सारी चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहाँ पे आया था, वो आया था न्यूजीलैंड में 1893 में। इंडिया में कब आया था, 1950 में आया था, ठीक है। यूएस में 1965 में आया था, ब्रिटेन में 1928 में आया था, साउथ अफ्रीका में 1994 में आया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट कंट्रियाँ है वो आप याद कर लेना। देखो इसमें बेसिकली 1900 से पहले, 1900 से पहले सिर्फ आपकी न्यूजीलैंड के पास ही ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया था, बाकी सबके पास 1900 के बाद आया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1900 से पहले कौन सी कंट्री में आया था, तो सिर्फ एक ही कंट्री थी, रशिया वशिया मत लगा देना, रशिया तो 1970 में आया था। सबसे पहले आया था न्यूजीलैंड में 1893 में, 1900 से पहले। सो नाउ एज यू कैन सी बाय 1900 सिर्फ न्यूजीलैंड में ही जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया था। एंड बट इफ़ यू गो बैक टू द मैप यू कैन सी मैनी अदर कंट्रीज आर मार्क्ड एज डेमोक्रेसी बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ही काफ़ी सारी कंट्रीज आपकी डेमोक्रेटिक दिख रही थी मैप में, बट दीज कंट्रीज हैड सिर्फ वहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल, मोस्टली मैन ही थे जो चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे थे, एंड हैड ग्रांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। सिर्फ मैन के पास ही कुछ पॉलिटिकल फ्रीडम्स थी इन सम मेजर्स में। एंड अर्ली डेमोक्रेसीज वर स्टैब्लिश इन यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका को बेसिकली साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका भी बोलते हैं लैटिन अमेरिका को, लैटिन का मतलब होता है साउथ, ठीक है। लैटिन अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बेसिकली डेमोक्रेसीज को स्टैब्लिश किया गया था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड ऑफ कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म कैसे एंड होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। So for the very long time the most countries in Asia and Africa, basically एशिया एंड अफ्रीका में कॉलोनाइज कर रखी थी यूरोपियन नेशन ने, और उसका ब्रिटेन ने बेसिकली कॉलोनाइज कर रखी थी काफ़ी सारी कंट्रियों को एशिया एंड अफ्रीका में। सो पीपल ऑफ द कॉलोनाइज कंट्रीज हैड द वेज स्ट्रगल टू अचीव इंडिपेंडेंस। उनके पास बहुत ज़्यादा वेज स्ट्रगल किया था उन्होंने इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। दे नॉट ओनली वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देयर कॉलोनाइज मास्टर बट ऑल्सो विश टू चूज देयर ओन लीडर। वो सिर्फ इस चीज़ से कॉलोनाइज मास्टर से ही गेट रिड नहीं होना चाहते थे, हटना नहीं चाहते थे, बट वो ये चाहते थे कि उनका जो लीडर है वो बने जिनको वो चाहते हैं कि हाँ भाई वो उनका लीडर बने। आर कंट्री वॉज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनाइज वेयर टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनाइज रूल। और हमारी कंट्री दैट इज़ इंडिया भी उसमें से एक पार्ट है जो चाहती थी कि हम जल्द से जल्द इंडिपेंडेंट हो जाए। many of these countries become democratic immediately after the, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1945 में, तो तभी इमीडिएटली वो बेसिकली डेमोक्रेटिक उन्होंने इमीडिएटली एक्वायर कर ली थी। इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947 में। इंडिया ने जो एक्वायर करी थी या फिर अचीव करी थी इंडिपेंडेंस वो 1947 में करी थी। एंड एम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम अ सब्जेक्ट
कंट्री टू अ डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेसी वो चाहते थे कि हमारे यहाँ आ जाए, और यहाँ पे डेमोक्रेसी है 1950 में. सो इट कंटिन्यू टू बी अ डेमोक्रेसी. मोस्ट फॉर्मर कॉलोनाइज डिड नॉट हैव मच अ गुड एक्सपीरियंस. जितना गुड एक्सपीरियंस इंडिया को मिला, उतना एक्सपीरियंस अच्छा और कंट्रीज़ को नहीं मिला. सो द केस ऑफ गना, गना बेसिकली एक वेस्टर्न अमेरिका में एक कंट्री है, वेस्टर्न अफ्रीका में बेसिकली एक कंट्री है. इलस्ट्रेट द मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज. गना यूज टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनाइज नेम गोल्ड कोस्ट, ठीक है, गोल्ड कोस्ट वहाँ पे है. इट बिकम इंडिपेंडेंट 1957 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी. इट वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये पहली कंट्री थी अफ्रीका में जिन्होंने बेसिकली इंडिपेंडेंस को गेन किया था ब्रिटेन से. इट इंस्पायर अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ टू स्ट्रगल फ्रीडम, और इन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को भी इंस्पायर किया था कि वो स्ट्रगल करके फ्रीडम को गेन कर सकते हैं. सो अब हम एक स्टोरी देखेंगे क्रूमा की, जो कि सन थे गोल्ड स्मिथ के, एंड वो खुद एक टीचर थे. वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ हिज कंट्री. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो क्रूमा थे वो एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने कंट्री के, एंड देन प्रेसिडेंट बने गना के, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि वो फर्स्ट प्रधानमंत्री, पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने गना के. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू के, वो फ्रेंड थे, एंड ही वॉज इंस्पिरेशन ऑफ फॉर डेमोक्रेसी इन अफ्रीका. और वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उन्होंने अफ्रीका को. बट अनलाइक नेहरू जी, ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है, वो खुद से प्रेसिडेंट बने थे. बट सून आफ्टर इन 1966 में उनकी जो गवर्नमेंट थी उनको ओवरथ्रू कर लिया गया बाय द मिलिट्री. जैसे चिले में किया था वैसे यहाँ पे भी ओवरथ्रू कर लिया गया बाय द मिलिट्री. लाइक गना, मोस्ट कंट्रीज दैट बिकम डेमोक्रेसी आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस हैड अ मिक्स रिकॉर्ड, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डेमोक्रेसी आ गई है तो अब लाइफ टाइम के लिए इंडिपेंडेंस हो गया, उसको मिलिट्री द्वारा ओवरथ्रू भी कर लिया जाता है. दे कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेटिक फॉर लॉन्ग, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज रीसेंट फेज. अब हम रीसेंट फेज के बारे में पढ़ेंगे. द नेक्स्ट बिग पुश टूवर्ड्स डेमोक्रेसी केम आफ्टर 1980s. के बाद एक बिग पुश आया है डेमोक्रेसी के लिए. एज डेमोक्रेसी वॉज रिवाइव इन सेवरल कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका में, काफ़ी सारी जगहों पे लैटिन अमेरिका में डेमोक्रेसी रिवाइव कर चुकी थी. बट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, जैसे कि जो रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री थी, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो गई थी वो. फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पोलैंड वी know that the Soviet Union controlled many of its neighbor communist countries in ईस्टर्न यूरोप. जैसे कि हमने चिले में भी पढ़ा था कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, और पोलैंड में भी पढ़ा था कि वहाँ पे सोवियत यूनियन जो कि रशिया है वो सबको कंट्रोल कर रही थी, उन्हें सपोर्ट कर रही थी कम्युनिस्ट पार्टी को चलाने में. सो पोलैंड एंड अदर सेवरल कंट्रीज़ बिकम फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ. सो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो है वो 1989 से 90 में फ्री हो गई थी सोवियत यूनियन से. एंड फाइनली जो सोवियत यूनियन है इट सेल्फ ब्रोक, और वो खुद ही टूट गया. मतलब इतनी बड़ी कंट्री थी और वो 15 रिपब्लिक्स में टूट गया. वहाँ पे रिपब्लिक्स आ गई और वहाँ पे 15 रिपब्लिक में बेसिकली टोटल सोवियत यूनियन को डिवाइड कर दिया गया. एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट रिपब्लिक इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री. और जितनी भी जो रशिया एक सिंगल थी, उसको 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और हर एक पार्ट को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया है. मोस्ट ऑफ देम बिकम डेमोक्रेसी. काफ़ी सारी कंट्री उसमें से डेमोक्रेसी बन गए. दस द एंड ऑफ सोवियत कंट्रोल ऑन ईस्ट यूरोप एंड द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन हो चुका है बेसिकली. और इसी डिसइंटीग्रेशन की वजह से ही पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड चेंज हुआ है. एंड इन दिस पीरियड मेजर चेंज ऑल्सो टुक प्लेस इन इंडियाज़ नेबरहुड. जैसे कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में काफ़ी सारे ट्रांजिशन आए हैं फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी. जहाँ पे पहले आर्मी रूल हुआ करता था वहाँ पे अब डेमोक्रेसी हो गया. 1990s तक ये सब हुआ. अब इन नेपाल द किंग गिव अप मेनी ऑफ हिज पावर टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू बी गाइडेड बाय द इलेक्टेड लीडर. अब नेपाल में भी जो वहाँ पे मोनार्की रूल हो रहा था वो अब एक गाइडेड रूलर के, मतलब एक इलेक्टेड लीडर के लिए
चूज़ अपने आप चाहता है कि मैं चूज़ हो जाऊँ। हाउएवर दीज चेंजेस वर नॉट परमानेंट, बट ये जो चेंजेस है वो परमानेंट नहीं है। जैसे कि 1999 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने आर्मी रूल को वापस लिया है पाकिस्तान में। एंड इन 2005 द न्यू किंग ऑफ नेपाल डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम दैट पीपल had won in the previous decades. सो पहले 1990s में पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी आ गई थी, बट जनरल मुशर्रफ फिर से आर्मी रूल को लिया है वो 1999 में। एंड नेपाल में भी 2005 में एक न्यू किंग आ गया जिन्होंने डिसमिस कर दिया इलेक्टेड गवर्नमेंट को। बट फिर भी ओवरऑल ट्रेंड जो है, मोर एंड मोर कंट्रीज टर्निंग टू डेमोक्रेसी, काफ़ी सारी कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी गेन कर रही है। एंड दिस फेज स्टिल कंटिन्यू। बाय 2005 अबाउट 140 कंट्रीज़ जो है वो होल्ड कर चुकी है मल्टी पार्टी इलेक्शन। मल्टी पार्टी इलेक्शन का बेसिकली मतलब होता है जहाँ किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा पार्टी हो और वो इलेक्शन के लिए खड़ी हो, ताकि उनमें डर हो कि भाई मैं हार भी सकता हूँ। तो मल्टी पार्टी पार्टीज़ खड़ी होती है और उनमें से एक को चूज़ किया जाता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को। एंड द नंबर वॉज हायर देन एवर बिफोर. More than 80 previously non-democratic country have significantly advanced towards democracy. अब 80 से ज़्यादा जो non-democratic country थी वो advance हो रही है. And but even today there are many countries where people cannot express their opinion. But फिर भी काफ़ी सारी countries अभी भी ऐसी है जहाँ पे लोग अपनी freedoms को openly express नहीं कर पाते. एंड दे स्टिल कैन नॉट इलेक्ट देयर लीडर्स, जहाँ वो ओपनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और अपने लीडर्स को भी इलेक्ट नहीं कर पाते. दे कैन नॉट टेक बिग डिसीजंस अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर लाइफ, वो ये भी नहीं कर पाते, बिग डिसीजंस भी नहीं ले पाते. ओनली सच कंट्री म्यांमार, प्रीवियसली नोन एज म्यांमार, जो कि पहले बर्मा कहलाता था, इट गेन्स फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948 में. इसने बेसिकली अपने आप को इंडिपेंडेंस दिलाया एंड वहाँ पे डेमोक्रेसी आई. बट इन द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962. देखो 1948 में आए, 1968 में फिर डेमोक्रेसी वहाँ पे जो है हट गई. 62 में फिर से वहाँ पे डेमोक्रेसी हट गई बर्मा में, म्यांमार में, ठीक है. और वहाँ पे मिलिट्री कूप आ गया और फिर से वो नॉन डेमोक्रेटिक बन गई. बट इन 1990s इलेक्शन फिर से वहाँ पे हुए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद म्यांमार में इलेक्शंस हुए थे. एंड द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय हंग संग सू क्यूई वॉन द इलेक्शन. अब ये जो है इलेक्शन आपके जीत जाते हैं. बट द मिलिट्री लीडर ऑफ म्यांमार रिफ्यूज टू स्टेप डाउन एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इलेक्शन रिजल्ट. ठीक है, बट जो वहाँ पे जो मिलिट्री थी म्यांमार में वो तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी, वो मान ही नहीं रही थी इस चीज़ को कि हम इलेक्शन के रिजल्ट को मान रहे हैं. इंस्टेड द जो मिलिट्री है पुट द इलेक्शन प्रो डेमोक्रेटिक लीडर्स इंक्लूडिंग स्यू क्यू अंडर हाउस अरेस्ट. और उन्होंने जो लीडर इलेक्ट हुआ था उसको अरेस्ट भी कर लिया हाउस अरेस्ट. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट वहाँ पे जो थे उनको एक्यूज़ किया गया. इवन मोस्ट ट्राइबल ऑफेंस हैव बीन जेल्ड. वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में बंद कर दिया गया. एवरीवन कॉट पब्लिकली अराइविंग व्यूज़ और इशूइंग स्टेटमेंट क्रिटिकल फॉर द रिजाइम कैन बी सेंटेंस्ड अप टू 20 ईयर्स ऑफ द प्रिजन. और बोला गया कि कोई भी यहाँ पे अगर इसके अगेंस्ट बोलेगा मिलिट्री कूप के अगेंस्ट तो उनको 20 ईयर्स की सज़ा मिलेगी. ड्यू टू द कोएसिव पॉलिसीज ऑफ द मिलिट्री रूल्ड गवर्नमेंट इन म्यांमार, अबाउट इस पॉलिसीज़ की वजह से 6 to 10 लाख पीपल इन दैट कंट्री हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स. ठीक है, अपने 6 to 10 लाख पीपल बेटा बहुत होते हैं, और ये अपने घरों को छोड़ के जा चुके थे. एंड हैव बीन शेल्टर, उन्होंने कहीं और अपना घर बसाया और वही माइग्रेट हुए वो कहीं और. डिस्पाइट बीन अंडर हाउस अरेस्ट, जो सू यूई थी उन्होंने अपने कैंपेन को कंटिन्यू रखा फॉर डेमोक्रेसी. एंड अकॉर्डिंग टू हर the quest for democracy in Burma is the struggle of the people to live to live whole meaningful life as free and equal member of the world community. उनका बेसिकली मतलब ये था कि उनको फ्रीली और इक्वल मेंबर बन के ही जीना है और ये उनका राइट है. बर्मा में उन्होंने बेसिकली अरेस्ट होने के बाद भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखा.
हर स्ट्रगल हैज़ वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इनको जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली. शी हैज़ ऑल्सो बीन अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़. ठीक है, नोबल पीस प्राइज़ भी मिला. येट द पीपल इन म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन द कंट्री. बट फिर भी अभी तक भी जो है वहाँ पे ये चीज़ फेस करी जा रही है. म्यांमार में मिलिट्री कूप से जो है ओवरथ्रू कर लिया जाता है डेमोक्रेसी को, और फिर से बार बार ये चीज़ म्यांमार में होती रहती है. So that's it for today. I hope you understood this topic and I hope you like this video. Please do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you for watching.